विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल द गुरु 24 में। द गुरु 24 चैनल के अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक निकालना बताया था, जिसके अंदर आपको घातांक की विधि और गुणनफल विधि में बताया था। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको जो भी संख्या पत्ती में टॉपिक पढ़ाया है, उस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन आरआरबी के अंदर, रेलवे के अंदर, एसएससी के अंदर, प्लस पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों के अंदर मैं बात करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर मैं देखूंगा आपके पास संख्या पत्ती में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब तक जो पढ़ाया गया उस टॉपिक में। तो सबसे पहले देखो, हमें पूछा है, एक नंबर दे दिया 12.05 में जो 3 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना आएगा। तो 3 के स्थानीय मान के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्थानीय मान के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा और पॉइंट को हटाऊंगा तो बटे में मेरे पास कितना आएगा भाई, एक पॉइंट के लिए तो एक आ गया, कितने जीरो आएंगे मेरे पास, 4 जीरो, तो 1 2 3 और कितने हो गए, 4। ठीक है, अब 3 के लिए स्थानीय मान पूछूंगा तो 3 के लिए स्थानीय मान कितना होगा भाई, 3 होगा। तो यहां से मैं बोलूंगा 3 का जो स्थानीय मान होगा वो हमारे पास कितना आएगा भाई। अब 3 के लिए स्थानीय मान जो है वो मेरे पास कितना आएगा, 3, और 3 बटा कितना आएगा भाई, 10,000। यहाँ से 3 के लिए जो स्थानीय मान है वो मेरे पास कितना है, 3 बटा 10,000। आगे देखिए, आगे हमें पूछा है कि एक अंक की जो संख्या है वो बोली है 3709 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक बार ही करें। तो 3 अंक से अगर सबसे बड़ी संख्या निकालूंगा तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी मेरे पास, 9, 7, फिर आगे 3 और 0। अगर मैं इससे सबसे छोटी संख्या को निर्मित करूंगा तो यहाँ मैं इस संख्या को ऐसे नहीं कि मैं 0 रख लूंगा, फिर 3 रख लूंगा, फिर 7 9 फिर 9 रख लूंगा, नहीं, हमें क्या करना है, ये तो 3 अंक की संख्या हो गई, हमें 4 अंक की संख्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं रखूंगा 3, फिर आएगा 0, फिर 7 और फिर कितना आएगा, 9। अब इसमें से घटाऊंगा तो 10 में से 9 गया, कितना बच गया, 1। यहाँ मेरे पास कितना बच गया, 12, इधर से ले ली तो 12 में से 7 गया, कितना बच गया, 5। ठीक है, यहाँ बच गया 6, 6 में से 0 गया, कितना आ गया भाई, 6। आगे मेरे पास 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया, कितना बच गया, 6। इस अंकों से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर आएगा वो मेरे पास कितना होगा, 66, और कितना आएगा भी, 51। ठीक है भाई, आगे देखिए आगे हमें पूछा है 1 से 100 तक की संख्या में गिनती के अंदर दाई के स्थान पर जो 2 का जो प्रयोग होगा वो कितनी बार होगा। ठीक है भाई, तो यहां से मैं देखूंगा, अगर ये पूछे कि प्रथम 100 तक की संख्याओं में अगर 2 का प्रयोग कितनी बार होगा तो वो हमें पता है कितनी बार होता है, 20 बार। लेकिन यहाँ उसने ऐसा नहीं पूछा, उसने पूछा कि दाई के स्थान पर कितना प्रयोग होगा। तो मैं क्या करूंगा, दाई के स्थान पर अगर देखूंगा तो मेरे को पता है सबसे पहले मेरे पास कहां से आएगा, 20 पर, फिर मेरे पास 21 पर, इसी तरह से चलती रहेगी और 29 तक। तो यहां से मेरे पास जो संख्या का जो प्रयोग हुआ वो कितनी बार आएगा मेरे पास, टोटल 10 बार। कितनी बार आएगा, 10 बार। ठीक है भाई, ठीक है भाई। यहां से अगर इकाई अंक के स्थान पर पूछता तो इकाई अंक के स्थान पर हमें पता है, इकाई अंक के स्थान पर एक तो मेरे पास 2 आता, फिर मेरे पास 12 पे आता, फिर मेरे पास 22 के ऊपर आता, इसी तरह से मेरे पास कितना आता भाई, 32 पे आता, और 32 के ऊपर आगे इस तरह से चलता रहता, और लास्ट में कितना आता, 92 पे। यहाँ से कितनी बार प्रयोग होता वो हमारे पास, यहाँ से प्रयोग होता वो भी कितनी बार आता, 10 बार। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे हमें पूछा है 56 से 84 में दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा। अब दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है, देखो भाई, अगर मैं 56 में और 84 में अगर मैं उठाऊंगा तो सबसे पहले मैं सबसे बड़ा गुणनखंड उठा सकता हूँ, वो कौन सा उठा सकता हूँ, 28। यहाँ तो कितना आएगा, 2, और फिर यहाँ मेरे पास कितना आएगा भी, होगा। लेकिन मैं अगर दूसरा सबसे बड़ा उठाऊं तो इससे बड़ा जो है वो कौन सा आएगा, 14। ठीक है, तो ये तो मेरे पास आएगा 4, और ये मेरे पास कितना आएगा भी, ठीक है, 6 होगा। ठीक है भाई, तो दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड तो मेरे पास यहाँ कितना आएगा भी, 14। दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड मेरे पास कितना आएगा भी। आगे हमें क्या बोला है, रोमन संख्या 43 को प्रदर्शित करता है। तो रोमन संख्या में हमने पढ़ी है, हमें पता है रोमन संख्या जो 40 होता है उसके लिए कितना होता है, 40 होता है उसके लिए क्या होता है, एक्सएल होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ 40 के लिए एक्सएल है, तो मैं यहाँ कैसे लिखूंगा इस चीज को, ये भी मैंने बताया था कि जो 50 होता है उसके लिए कितना आता है मेरे पास, एल। ठीक है भाई, अब मेरे को क्या करना है, 43 के लिए रोमन संख्या निकालनी है। तो 43 के लिए क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले लिखूंगा एक्स, एक्स कितना होता है 10, एल कितना होता है 50। अब 50 में से 10 गया, कितना बच गया 40। ठीक है, तो एक्सएल के लिए कितना हो गया 40। अब 3 के लिए कितना होता है 1 2 और कितना, तो ये 43 के लिए जो रोमन संख्या आएगी वो कितनी आएगी, एक्सएल और आगे ट्रिपल
1 1। देखिए आगे हमें क्या बोला है, एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेमी है तो मैं बोलूंगा 2 वर्ष पश्चात उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो देखो भी हम कैसे निकालेंगे, अगर वर्तमान में उसकी ऊंचाई अगर 64 है तो मैं अगर 1 साल बाद निकालता हूं तो इसका जो भिन्न था वो कितना था, 1/8। तो 8 में क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा। तो 1 साल बाद में जो उसकी ऊंचाई आएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी भी, 8 9 में कितनी आ गई भी, 72। 1 वर्ष बाद की उसकी ऊंचाई है। अब दूसरे वर्ष में निकालूंगा तो 72 में दोबारा क्या करेगा, ग्रो करेगा 1/8। तो मैं क्या करूंगा, जो बिना 8 के अंदर, तो 8 में एक दोबारा जोड़ दूंगा तो कितना होगा भी, 9 बटा कितना हो गया 8। इसको काट दे कितना आ गया भी 9। तो 2 वर्ष बाद में उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 81। अगर इसी तरह से मैं आगे निकालता तीसरे वर्ष के लिए तो मैं दोबारा क्या करता, इसमें कितना बढ़ा देता, 9/8 बढ़ा देता। कभी वैल्यू को काटता, जो भी आता वो 3 वर्ष बाद की उसकी ऊंचाई होगी। तो 2 वर्ष पश्चात उसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी आएगी भी, 81 सेमी होगी। ठीक है भाई। आगे देखिए, एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में मतलब एक दिन में अपनी संख्या का दुगुना दुगुना कर देता है। तो 30 दिन के अंत में, अगर 30 दिन के अंत में उसकी जो संख्या थी वो थी 84 लाख। ठीक है भाई। तो मेरे को पता है अगर 30 दिन में 84 लाख थे तो उसकी संख्या 21 जो लाख थी वो कब थी। तो मैं बोलूंगा एक दिन में, तो सीधी सी बात है 29 दिन में जो थी वो इसकी आधी हो जाएगी, कितनी आएगी भी, 42 लाख। अगर मैं एक दिन कम करूंगा, 28 दिन में उसकी जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 21 लाख। ठीक है भाई। अगर मैं 27 दिन की बात करूंगा तो 27 दिन में इसकी आधी हो जाएगी 10 पॉइंट कितनी, 5 लाख। उसने पूछा है 21 लाख कब होगी, तो 21 लाख कब होगी, 28 दिन के अंदर वो संख्या जो होगी वो कितनी आ जाएगी मेरे पास, 28 दिन में उसकी संख्या कितनी आ जाएगी मेरे पास, 21 लाख। वर्ग का इकाई अंक 8 होता है। याद रखो, हमेशा एक याद रखो कि वर्ग संख्याओं में जब इकाई के स्थान पर 2 3 7 और 8 ये 4 जो अंक होते हैं वो कभी भी नहीं आते। कोई भी वर्ग संख्या होती है, चाहे वो 1 अंक की हो, चाहे वो 2 अंक की हो, चाहे वो 3 अंक की, चाहे 4 अंक की, इकाई अंक के स्थान पर ये संख्याएं कभी भी नहीं आती। तो ऐसा पूछा है कि ऐसे 2 अंक की जो संख्या है जिनके वर्ग का इकाई अंक 8 होता है, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती, चाहे वो 1 अंक हो, चाहे वो 2 अंक हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो। ठीक है भाई। ये अंक इकाई स्थान के ऊपर कभी भी नहीं आते। आगे हमें क्या बोला है, दो संख्याओं के वर्गों का योग। तो वो संख्या मैंने x मान ली और उनका जो वर्ग हो गया, वर्ग का जो योगफल वो कितना आ गया मेरे पास, 80। इसी तरह से उन संख्याओं का जो अंतर का जो वर्ग दे रखा है वो मेरे पास, उन संख्याओं का जो अंतर अंतर मेरे पास है xy और उनका जो वर्ग दे रखा है वो कितना दे रखा है, 36। यहां से मैं इसका वर्ग करूंगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस कितना आ गया 2xy बराबर कितना आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान मैं यहाँ रख दूं तो सीधी सी बात है, यहाँ मान रख दिया मैंने तो इसका मान तो हो गया 80 बराबर आ गया 2xy बराबर कितना होगा मेरे पास 36। अब इसको मैं बाएं साइड लेके आऊंगा, 80 माइनस कितना आएगा 36 बराबर कितना आएगा 2xy। ठीक है भाई। दोनों को घटाऊंगा तो 10 में से 6 गया 4 आ गया, 7 में से 3 गया कितना आ गया 4 आ गया, बराबर हो गया 2xy। तो मैं बोलूंगा उन संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो मेरे पास कितना आएगा भी 22। उन संख्याओं का जो गुणनफल है वो मेरे पास कितना आएगा भी, इनका मान ज्ञात कीजिए। यदि n प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो कितना आएगा भी 50 50। तो यहां से अगर मैं n प्राकृत संख्याओं का योग निकालूं तो वो कैसे निकाल सकता हूं, यहां से ये योग आ सकता है। अगर मैं प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग निकालूंगा तो वो क्या करूंगा, प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या 2 है, बटे में कितना रख दिया 2, गुणा में कितना रख दिया भी 100। यहां से मैंने काट दिया, ये कितना आ गया मेरे पास 50। इसका योग मेरे पास आ गया 101 और 101 से 50 से गुणा किया तो मेरे पास योग कितना आएगा भी 50 और कितना होगा भी 50 होगा। तो मैं बोलूंगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योग होगा वो 50 50 होगा। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। इसी तरह से n प्राकृत संख्याओं का योग होता है वो हम क्या लिखते हैं, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 और गुणा में कितनी लिखते हैं संख्या। तो ये बात भी हमारे पास सही है। तो n प्राकृत संख्याओं के योग के लिए हमारे पास जो संख्या होगी पहला और दूसरा संख्या जो है वो a है, तो a का वर्ग और b का वर्ग है वो मेरे पास कितना है 80 है। आगे देखो आगे क्या बोला है, उन संख्याओं के अंतर का वर्ग। तो उन संख्याओं का पहले तो अंतर कर दिया और फिर वर्ग कर दिया तो वो मेरे पास कितना है 36 है। उन संख्याओं का जो अंतर आएगा, अंतर मेरे पास कितना आएगा मेरे पास, यहाँ से आप इसका वर्ग भी कर सकते हो, a का वर्ग b का वर्ग और माइनस कितना 2ab बराबर कितना आ गया मेरे पास 36। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी है 80 है, तो यहाँ मैंने रख दिया 80। आगे 2ab बराबर कितना आ गया मेरे पास 36। अब इस 36 को मैं बाएं साइड लेके आऊंगा
तो 80 माइनस कितना आ गया 36 और बराबर कितना आ गया 2ab। 80 में 36 गया तो मैं यहाँ से क्या करूंगा 4 और ये मेरे पास कितना आएगा अभी 7 होगा, तो ये मेरे पास आएगा 44 2ab। उन संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा 22। उन संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो मेरे पास कितना आएगा अभी 22 होगा। आगे देखिए, आगे में पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या होगी। संयुक्त संख्या नहीं होगी। तो देखो संयुक्त संख्या किसको बोलते हैं, जो भाज्य संख्या होती है। संयुक्त संख्या किसको बोलते हैं, जो भाज्य संख्या होती है। तो संयुक्त संख्या नहीं है तो यहाँ करने का मतलब हमें क्या ढूंढनी है, अभाज्य संख्या हमें ढूंढनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या लिखी गई है वो कितना है 943। कितना है 943। तो हम सबसे पहले देखेंगे इस 943 के निकटतम एक वर्ग संख्या होगी वो कितनी आएगी। तो 943 के निकटतम वर्ग संख्या मेरे पास कितनी है 31। 31 का वर्ग आता है 961। ठीक है भाई। अब ये संख्या जो 31 जो है 31 का वर्ग है उससे छोटी, अब इससे छोटी 31 से छोटी जो अभाज्य संख्या आएंगी 31। 31 से पहले मेरे पास 29, 29 से पहले मेरे पास 23, इस तरह से 19 और इस तरह से संख्या आपके पास आगे चलती रहेंगी। आगे चलती रहेंगी तो ये संख्याएं क्या करेगी, अगर इनसे भाजित है तो ये संयुक्त संख्या है, अदरवाइज ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, अगर इस संख्या में अगर मैं किसका भाग दूं 23 का भाग दूं तो 23 का भाग यहाँ पूर्ण रूप से जाएगा। तो कहने का मतलब ये संख्या जो है ये तो मेरे पास क्या है भाज्य संख्या है। मेरे पास क्या है भाज्य संख्या है। इसी तरह से अगली संख्या मेरे पास कौन सी है 409। अब 400 जो 9 लिखा गया है इसके निकटतम एक वर्ग संख्या वो मेरे पास है 441 और 441 से जो निकटतम वर्ग संख्या होगी वो 21 की है और 21 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है, पहले 19 है, 19 के बाद में 17 है, 17 के बाद में 13 है, 13 के बाद में मेरे पास 11 है और 11 के बाद में मेरे पास कितना है 7 है, 7 के बाद में 5, 3 और कितना 2। अगर इन संख्याओं में किसी एक संख्या से विभाजित है तो ये संयुक्त संख्या है अर्थात ये भाज्य संख्या है, अदरवाइज ये संख्या कौन सी होगी अभाज्य संख्या होगी। तो इन संख्याओं में यहाँ से मैं अगर 19 का भाग दूं तो न तो 19 का भाग जाएगा, न 17 का भाग जाएगा, न 13 का भाग जाएगा, न 11 का भाग जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ जो संयुक्त संख्या होगी वो कौन सी आएगी मेरे पास 409 होगी। ठीक है। आगे भी हमारे पास है 323। अब 323 है, 323 में एक निकटतम एक वर्ग संख्या 18 का वर्ग कितना होता है 324। अब 18 से छोटी जो वर्ग संख्याएं होंगी वो कौन कौन सी आएंगी 17 होगी। 17 के बाद में मेरे पास कितनी आएगी भी 13 होगी, 11 होगी। तो इस संख्या में हम क्या करेंगे भाग देंगे 17, तो 17 का भाग पूर्ण रूप से जाएंगे। तो ये भी जो संख्या है ये क्या है मेरे पास भाज्य संख्या है। इसी तरह ये संख्या भी मेरे पास क्या आएगी भाज्य संख्या होगी। अभी आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना वो तो मेरे पास 636 है और उनका योगफल है उनके अंतर से कितना है 28 अधिक। तो वे संख्याएं कौन सी होंगी। तो आप इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो प्लस आप इस ऑप्शन को आप बेसिक से भी कर सकते हो। तो ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो मेरे पास है 336। अब ये बोल रहा है उनका जो योगफल है, योगफल वो संख्या ए बी थी, योगफल है उनके अंतर से, तो अंतर मेरे पास ए बी है उसे कितना अधिक है 28, 28 अधिक कर दिया मैंने। ठीक है भाई। तो योगफल का जो योगफल है वो अंतर से कितना अधिक है 28, तो यहाँ अंतर मैंने 28 रखा। यहाँ से मैं मान निकालूंगा तो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 28। यहाँ से a से a कट गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 28 में 2 का भाग दिया कितना आ गया b। यहाँ से b की वैल्यू जो आई है वो मेरे पास कितनी आई है 14। तो यहाँ एक संख्या का ऑप्शन बैठ रहा है यहाँ से और a का मान कितना आएगा 24 होगा। ठीक है। धनात्मक पूर्णांक 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी। अब 60 और 100 के बीच में जो अभाज्य संख्या होंगी वो कौन कौन सी होती हैं। पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है 61, 61 के बाद में 67, 67 के बाद में 71, के बाद में 73, 73 के बाद में 79, 79 के बाद में 83, 83 के बाद में 89 और 89 के बाद में कौन सा है 96। तो 60 से अगर 100 के बीच में अगर अभाज्य संख्याएं देखूंगा तो टोटल मेरे पास संख्या होंगी 1 2 3 4 5 6 7 और कितनी होगी 8। तो टोटल अभाज्य संख्याएं होंगी वो मेरे पास कितनी होंगी 8 होंगी। अब देखिए आगे हमें क्या पूछा है 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी होगी। अब लघुत्तम अभाज्य संख्या पूछिए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 1000 मैंने कितना उठा लिया 1। अब इसके निकटतम जो वर्ग संख्या वो देखूं मैं, इसके निकटतम वर्ग संख्या 31 का वर्ग 900 कितना आता है 61 आता है। तो 31 से छोटी कोई अभाज्य संख्या ऐसी होगी या तो इसको विभाजित करेगी तो वो जो है वो भाज्य संख्या, अदरवाइज ये क्या है अभाज्य संख्या है। इस संख्या में अगर मैं इससे छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी आती है 29 आता है, 29 के बाद में मेरे पास कितना आता है 23 आता है, फिर 19 आता है, फिर 17 आता है,
17 के बाद में 13, 13 के बाद में 11, 11 का इस संख्या में क्या होगा, भाग जाएगा। तो ये जो संख्या बनेगी तो मेरे पास क्या कहलाएगी, ये संख्या होगी। ये संख्या देखो 1003। अब इससे छोटी जो अभाज्य संख्या 1003 है, तो 1003 के अंदर अगर मैं किसका भाग दूं, 17 का भाग दूं, किसका भाग दूं, 17 का भाग दूं, तो इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये जो संख्या बनेगी ये भी मेरे पास क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे मेरे पास क्या है 1007। इसके निकटतम अभाज्य संख्या देखूंगा तो इस संख्या में किसका भाग जाता है, 19 का भाग जाता है। इस संख्या में 19 का भाग जाता है, ये संख्या भी क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। इसमें किसका भाग जाता था, 17 का। ठीक है भाई, लेकिन 1009 है, 1009 में किसी भी अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाता है, तो कहने का मतलब ये संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ से मेरे पास जो सवाल का आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1009। आगे देखिए इधर रखा है 55 और हमें कितना योग करना है, 11 से लेकर 20 तक की संख्या योग करना है। तो पहली संख्या मेरे पास कितनी है, 11 है। अंतिम संख्या मेरे पास कितनी है, 20 है। बटे में कितना है, 2 है। यहाँ संख्या कितनी आएगी मेरे पास, तो मैंने काट दिया, कितना आ गया, 5 हो गया। इसका योग किया, 31 आ गया, और 31 को मैं किससे गुणा करूँ, 5 से गुणा करूँ। मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास 100 कितनी आ गई, 55। तो यहाँ से योग आएगा वो मेरे पास कितना आएगा भी, 155। देखो पूर्णांकों की संख्या x, जिसके लिए संख्या रूट एक्स स्क्वायर का रूट बराबर दे रखा है x प्लस 1, तो परिमेय संख्या हमें क्या करनी है, बतानी है। हमें इसका अगर परिमेय मान बताएंगे तो मेरे को पता है यहाँ से मेरे पास जो मान आएगा एक्स स्क्वायर का, अगर मैं क्या कर दूं, वर्ग कर दूं, तो यहाँ से इस दाई साइड में संख्या को क्या बना देगा, वर्ग बना देगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर होगा, उधर जाके क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। वर्ग बनेगा तो मैं एक्स स्क्वायर बराबर लिखूंगा, ये मेरे पास कितना आएगा अभी, एक्स स्क्वायर, आगे कितना आ गया 2x प्लस कितना 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर गया। यहाँ से मेरे पास आ गया 2x बराबर कितना आ गया, -1। एक्स की वैल्यू माइनस कितनी आ गई, 1 होगी 2। तो पूर्णांक संख्या मेरे पास है, क्योंकि ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्याएं कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या होती है। तो यहाँ से जो परिमेय जो संख्या है ये भी -1/2 है। तो कितने पद बनेंगे यहाँ पे, पद बनेंगे मेरे पास 1। आगे देखिए प्रथम असंगत संख्या 1 है, दूसरी असंगत संख्या कौन सी है, 3 है, तीसरी असंगत संख्या क्या है, 5 है। इसी प्रकार से आगे 200वीं असंगत संख्या कितनी होगी, तो हमने समांतर श्रेणी में पढ़ा है n = a + n-1 और कितना आ गया भाई d। हमें यहाँ कौन सा पद निकालना है, 200 पद निकालना है। तो a 200 की जो वैल्यू आएगी, प्रथम पद मेरे पास 1 है, तो यहाँ से मैंने रखा 200, 200 - 1 कितना आएगा, 199। सारा जो अंतर आएगा वो कितना आएगा अभी, 2 का। तो यहाँ मैंने रख दिया 1, 199 को 2 से गुणा करूंगा, 9 दूनी 18, 18 रे कितना आ गया 19, 1 और कितना आ गया 398। तो 398 प्लस 1 कितना आ गया 399। तो वो 200 पद मेरे पास क्या आएगा, 399। आगे देखिए एक संख्या 3 से बड़ी है किंतु 8 से कम है, इसके अतिरिक्त वह 6 से बड़ी किंतु 10 से कम हो, तो वह संख्या कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, 3 से बड़ी, 8 से छोटी, इसी तरह से 6 से बड़ी और किससे 10 से छोटी हो, तो संख्या कौन सी होगी मेरे पास, 7। मैं पूछा है -100 और +100 के बीच कितने पूर्णांक हैं। अब -100 से लेके, अगर मैं 0 से लेके -100 तक जाऊं और 0 से लेके +100 तक जाऊं, तो यहाँ जो संख्या होंगी वो मेरे पास क्या आएंगी, 99 संख्या होंगी, क्योंकि हमें क्या पूछा है, बीच में। ठीक है भाई, तो यहाँ संख्या कितनी आएंगी, 99, और यहाँ पे भी संख्या कितनी आएंगी, 99। तो 99 + 99 198 और एक 0 हो गया, तो टोटल मेरे पास संख्या क्या आएंगी, 199। ठीक है भाई, आगे देखिए 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक 4 से न केवल पूर्णतः विभाजित होती है बल्कि उनमें 4 एक अंक होता है, तो वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है। पहली संख्या 4 है, 4 से विभाजित है, उसमें 4 का भी अंक है। दूसरी मेरे पास कौन सी है भाई, दूसरे मेरे पास कौन सी है, 24 है, तो इसमें 4 भी है और 4 से विभाजित भी है। ठीक है भाई, इसी तरह से अगली संख्या मेरे पास कौन सी हो सकती है, अगली संख्या मेरे पास कौन सी हो सकती है, 40 हो सकती है। 40 के बाद में अगली संख्या कौन सी हो सकती है, 44 हो सकती है। फिर मेरे पास कौन सी हो सकती है, 48 हो सकती है। 48 के बाद में यहाँ 54 नहीं होगा, 54 के बाद में मेरे पास 64 आ जाएगा, 64 के बाद में मेरे पास 74 नहीं होगा, 84 आ जाएगा। तो यहाँ से टोटल जो संख्याएं बढ़ेंगी मेरे पास 4 और 3 कितनी बढ़ेंगी, 7 संख्याएं बढ़ेंगी। सवाल का आंसर मेरे पास कितना आएगा, 7। एक को कागज पर 7 रेखाएं खींचनी है, प्रत्येक रेखा पहली रेखा की दुगनी है। यदि प्रथम जो रेखा है वो 3 सेमी लंबी है, तो 7वीं रेखा कितनी होगी। अगर वो रेखाएं होंगी तो पहली रेखा 2 होगी, फिर अगली जो संख्या है वो कितनी होगी, 8 होगी,
अगली संख्या 4 होगी, अगली संख्या मेरे पास क्या होगी, इसी तरह से तो सातवीं जो रेखा आएगी वो कितनी आएगी, ठीक है भाई। तो हमने क्या है ये पढ़ा था गुणोत्तर श्रेणी के अंदर, गुणोत्तर श्रेणी में हमें पता है एन पदों का जो एनवा पद याद करते हैं तो ए एन इक्वल टू ए आर के पावर एन माइनस 1 होगा। अगर यहाँ कितने भी पद पूछे तो हम वो संख्या बता सकते हैं। यहाँ हमें सातवां जो रेखा होगी वो बतानी है। तो प्रथम पद मेरे पास क्या है, 2 है। आर सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर हम आर कैसे निकालते हैं, R2 अपॉन में कितना लिखते हैं, R2, ठीक है भाई। तो यहाँ A2 अपॉन में कितना लिखते हैं, A1। तो A2 मेरे पास है 4 और A1 मेरे पास कितना है, 2 है। तो यहाँ से मेरे पास सार्वंतर कितना आएगा, 2, ठीक है भाई। सार्व जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा मेरे पास, 2 होगा। एन की वैल्यू मेरे पास क्या है, 7 माइनस कितनी, 1। यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 की घात कितना आ गया मेरे पास, 6 हो गया। ये 2 की घात कितना आ गया, 7, और 2 की घात 7 कितना होता है, 128। तो अगर कोई लड़के को कागज पर 7 रेखाएं खींचनी है, प्रत्येक रेखा पहली रेखा की दुगनी है, यदि प्रथम रेखा 2 सेमी लंबी है तो सातवीं जो रेखा आएगी वो कितनी लंबी होगी, 2, कितना होगा, 128। भाई दो सम रेखाएं हैं तो निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अगर x और y दो विषम संख्या हैं, एक तो 3 मान ली और एक क्या मान ली मैंने, 5, ये तो है मेरे पास सम संख्या। तो मैंने वो संख्या क्या मान ली, एक तो मान ली 4 और एक मान ली 6। अब हमें क्या निकालना है, विषम संख्या। अब दो सम संख्याओं का योगफल जो होता है वो हमेशा क्या आता है, सम संख्या ही होता है। लेकिन उस संख्या में मैं अगर एक और जोड़ दूं तो वो जो संख्या बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, विषम संख्या बनेगी, ठीक है भाई। तो मैं क्या करूंगा, x और y को जोड़ के उसके अंदर कितना जोड़ दूंगा, 1 जोड़ दूंगा। तो दो सम संख्याओं का जो योगफल होता है या दो विषम संख्याओं का योगफल हमेशा सम संख्या होती है, लेकिन उसके अंदर मैं एक और जोड़ दूं तो उसका योगफल जो आएगा हमेशा क्या आएगा, विषम होगा। इसी तरह से अगर ये विषम होता तो विषम भी ऐसे होता, ये प्रथम 3 होती, पहली 3 मान ली, दूसरी 5 मान ली, इसका भी योगफल क्या आता, सम होता। तो दो सम और दो विषम का योगफल आता है वो हमेशा क्या आता है, एक सम संख्या होती है, लेकिन उसके अंदर मैं एक और जोड़ दूं तो योग हमेशा क्या आएगा, रिजल्ट हमेशा विषम आएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, अगर दोनों आपको सम बोले या दोनों हमें क्या बोले, विषम बोले, तो दोनों का योगफल में 1 जोड़ दूंगा तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, विषम संख्या। आगे देखिए, आगे में क्या पूछा है, 4 भाज्य संख्याएं उनके विस्तार के आरोही क्रम में की जाती है। पहली 3 संख्याओं का जो गुणनफल वो 385 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का जो गुणनफल वो 1001 है। मैं पहली 3 क्रमागत अभाज्य संख्या ABC मान लेता हूँ और अगली जो क्रमागत संख्या है BCD मान लेता हूँ, और ये बोलता है कि इनका जो गुणनफल है वो कितना है मेरे पास, 385, और इनका गुणनफल है मेरे पास कितना, 1000 कितना है, 1 है। देखो भी, एक तो ऐसे निकाला जा सकता है, अगर है ना यहाँ से अगर मैं पहली संख्या है ना, अगर कितनी मान लूँ, 5 मान लूँ, तो मैं यहाँ देखूंगा 5 मानूंगा तो 7 पंजे तो कितना आएगा भाई, 35, इस कितना आएगा मेरे पास 3, और 7 पंजे कितना आएगा भाई, 35, ठीक है। तो पहली संख्या 5 होगी, दूसरी संख्या मेरे पास 7 होगी, और अगली संख्या कितनी आ गई, 11 होगी। तो यहाँ से बी का जो मान आएगा वो 7 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, और अगली संख्या मेरे पास कितनी आ जाएगी, 13 हो जाएगी, ठीक है भाई। और सबसे बड़ी जो संख्या आएगी वो मेरे पास कौन सी आएगी, एक तो मैं ऐसे कर सकते हैं इसको, या फिर आगे में 1/5 और 2/5 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या होगी, 1/5 और 2/5 के बीच में जो परिमेय संख्या निकालेंगे, तो मेरे को क्या करना, पहले इस 5 को हर को मैं किसके बराबर करूं, मैं 1000 के बराबर करूं। तो मैंने इसको क्या कर दिया, 200 से गुणा हर को कर दिया, और 200 ही किसको कर दिया, अंश को गुणा कर दिया। ये तो मेरे पास आ गया 200, और बट्टे में कितना आ गया भाई, 1000 हो गया, ठीक है भाई। इसी तरह से इसको भी मैं क्या करूंगा, 200 से गुणा कर 200 का मैं क्या करूंगा, भाग दूंगा। तो ऊपर तो हो गया 400, और नीचे मेरे पास कितना आ गया भाई, 1000। अब इनके बीच में अगर परिमेय संख्याएं देखूंगा, 200 और 200/1000 और 400/1000 के बीच में, तो मेरे पास अपने पास दो जो परिमेय संख्या आएंगी वो कौन सी आएगी, पहला ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से परिमेय संख्या मेरे पास कितनी आएगी, 262/1000 और 275/1000। तो दोनों किस में बीच में होंगी, 1/5 और 2/5 के बीच में होंगी। आगे में पूछा है, सीता 72 से कम सभी विषम संख्याओं का योग करना शुरू करती है तो उसे क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो 72 से सभी विषम संख्याएं जो होंगी, प्रथम विषम संख्या 1 होगी और अंतिम कितनी आएगी, 71/2। यहाँ संख्या जो होगी, अपने पास जितनी संख्या होती है उनसे आधी तो क्या होती है, सम होती है, और आधी क्या होती है, विषम होती है। तो विषम संख्या मेरे पास कितनी आएगी भी, 30, ठीक है भाई, कितनी होगी, 36। अब इसको काट दे, मेरे पास 72 आ गया, और 72 को 72 को मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 36। अब 36 को मैंने किससे गुणा कर दिया, 36 से गुणा करा तो कितना आएगा, 1200, कितना आएगा भी, 96।
तो मैं बोलूंगा कि प्रथम 72 से कम सभी विषम संख्या आएंगी, वो कितनी आएंगी मेरे पास 1296। आगे देखिए, एक रेलवे स्टेशन पर 10 स्टेशन है, एक रेलवे लाइन पर 10 स्टेशन है, अधिकारियों को जरूरत पड़ने वाली विभिन्न यात्रा टिकटों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी। तो हमारे पास क्या करना है, हमें हमें क्या करना है, एक संख्या का हमेशा क्या करना है, जितने स्टेशन की टिकटों की संख्या निकालने, एक कम संख्या का हमें क्या करना है, योग करना है, और फिर उसको लास्ट में हमें किससे गुणा करना है, 2 से। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास हो गया 10, 10 का आधा कितना आ गया अभी 5, ये कितना होगा अभी 45, और 45 में कितना आएगा 90। तो यहाँ जरूरत पड़ने वाले विभिन्न अधिकारियों की जो टिकटों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी मेरे पास 90। तो 1 से 700 के बीच में अंक 6 की जो संख्या होगी वो कितनी आएगी। तो देखो हम कैसे देखेंगे, अगर मैं 501 से चलूं और मैं बोलूं कि 599 तक कितनी जो संख्या होंगी वो 6 आएंगी। तो ये पता है कि भाई अपने पास जो 100 तक की जो संख्या होती है उनके अंदर तो अपने पास 6 के जो अंक आएंगे वो कितने आएंगे, तो वो अपने पास संख्या आएगी 506 होगी, इसी तरह से 516 आएगी, इसी तरह से संख्या चलती रहेगी, और वो टोटल जो संख्या आएंगी वो मेरे पास कितनी आएंगी भी, यहाँ से संख्या मेरे पास कितनी आ जाएंगी 20 होगी। कितनी संख्या होंगी 20 होंगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से अगर देखूँ, तो यहाँ से मैं अगर संख्याओं को देखूंगा तो ये पता है मेरे को टोटल जो संख्याएं आएंगी वो 20 आएंगी। अगर मैं 600 से प्रारंभ करूं और मैं 699 तक चलूं, कितने तक चलूं 699 तक चलूं, तो मेरे को पता है हर प्रारंभिक जो अंक होगा वो 6 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ जो संख्या है वो संख्या होगी वो कितनी आएंगी मेरे पास 100 होंगी। तो प्रारंभ जो अंक आएंगे वो 100 होंगे, इसमें प्रथम अंक 100 तक अंक हो गए तो अंक 100 होंगे, तो संख्या भी 100 होंगी। ठीक है भाई, इसी तरह से अगर मैं आगे चलूं तो इसी तरह से मेरे पास जो संख्या आएंगी वो मेरे पास 606 आ गया, फिर 616 आ गया, इसी तरह से बोलूंगा तो ये संख्या मेरे पास कितनी आ गई 10 होगी। ये संख्या कितनी आ गई भी 10 होगी, क्योंकि लास्ट में कितना आएगा मेरे पास 696। तो अंतिम जो संख्या आ गई वो मेरे पास कितनी आ गई 10 आ गई। इसी तरह से बीच में अगर मेरे पास एक संख्या की बात करूं तो 660 प्रारंभ होता है, फिर 600 कितना है 61 आता है, इसी तरह से 600 कितना आता है 69 आता है। बीच वाले जो अंक आ गए ये भी मेरे पास कितने आएंगे 10 होंगे। तो टोटल जो संख्या आएंगी 20, तो मेरे पास क्या हो गया 501 से लेकर 599 तक तो जो संख्या होंगी वो तो मेरे पास कितनी आएंगी 20 आएंगी। अगर मैं 600 से लेकर 699 तक निकलूंगा तो प्रथम अंक की जो संख्या होगी वो मेरे पास कितनी आ गई 100 आ गई। अगर मैं अंतिम अंक की बात करूं, अंतिम अंक तो 606 616 इसी तरह से लास्ट में 600, तो ये संख्या मेरे पास कितनी आ गई 10 होगी। अगर मध्य अंक की बात करूं तो 660 से प्रारंभ होगा और 669 तक चला है, तो ये भी संख्या कितनी होगी टोटल 10 होगी। इस प्रकार से टोटल जो संख्या आएंगी वो मेरे पास कितनी आएंगी टोटल 100। आगे देखिए, आगे मैं पूछा है 366 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में नंबर डालने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे कि अगर 1 से लेकर 366 तक की संख्या लिखी गई है तो उन संख्या में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो हमने देखो क्लास में पढ़ा है 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखने में हमें टोटल कितने अंकों की आवश्यकता होती है 191 अंकों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से अगर मैं 101 से 200 तक चलूं तो मेरे को क्या है, संख्याएं जो होंगी वो कितनी आएंगी 100 होंगी, और हर संख्या में कितने अंकों की आवश्यकता होगी 3 अंकों की। तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी 300। इसी तरह से मैं 201 से चलूं और 300 तक चलूं तो कितनी संख्याओं की जरूरत पड़ेगी मेरे को 300। अगर आगे मेरे पास 66 होगी तो 66 के अंदर 3 अंकों की संख्या लिखनी पड़ेगी, और वो मेरे पास आएंगी कितनी 6 कितने हुई 18, 1 18 कितना आ गया 19। तो इस प्रकार हमें लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी 191, 300, 300 और एक मेरे पास कितना आ गया 198। कितना आ गया अभी 198। तो मैं क्या करूंगा इन अंकों को जोड़ूंगा, तो जोड़ने के बाद एक तो मेरे पास कितना आ गया 9 आ गया, कितना आ गया अभी 9 आ गया। यहाँ से 191 अंक नहीं होंगे, टोटल कितने आएंगे 192 अंक होंगे। ठीक है भाई, तो 9 और 1 कितना आ गया मेरे पास 10 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ के लिए वैल्यू क्या आ गई 18 और 1 कितना आ गया 19, और अगले जो अंक होंगे वो मेरे पास कितने आएंगे टोटल 990। तो यहाँ से मैं बोलूंगा 1 से लेकर 366 तक की संख्याओं को लिखने में आपको कितने अंकों की आवश्यकता होगी 990। ये आगे मैं क्या बोला है, एक कक्षा में 9 बजे से प्रातः आरंभ होती है और 12:27 बजे तक मध्य पश्चात जो है वो चलती है। इस अवधि के दौरान 4 पीरियड होते हैं, तो प्रत्येक पीरियड के बाद विद्यार्थियों को 5 मिनट की अगर छुट्टी जाती है तो पीरियड की वास्तविक संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा 9 बजे से 10 बजे तक अपने पास जो टाइम हो गया वो कितने मिनट का टाइम हो गया भाई, कितने बजे का कितने मिनट का टाइम हो गया 10 60 मिनट का हमारे पास क्या हो गया टाइम हो गया।
तो 60 मिनट तो यहाँ लगेंगे। इसी तरह से अगर 10 बजे से मैं प्रारंभ हूँ वो 11 बजे तक उठाऊंगा तो यहाँ पे भी कितने मिनट लग गई, 60 मिनट लग गई। इसी तरह से अगर 11 से अगर 12 तक चलूंगा तो भी कितने मिनट, 60 होगी। और आगे 12 से मैं 27 तक चलूंगा तो टोटल कितनी, 27 मिनट ये होगी। ठीक है भाई, अब इनको जोड़ लिया, ये 7 आ गया, ये 18 और 2 कितना आ गया, 20। टोटल मेरे पास 207 मिनट होगी। अब इन अवधि में क्या होते हैं, 4 पीरियड होते हैं, और लेकिन प्रत्येक पीरियड के बाद में कितने मिनट का विश्राम दिया जाता है, 5 मिनट का। तो पहले पीरियड के बाद में 5 मिनट का विश्राम होगा, दूसरे पीरियड के बाद में विश्राम होगा 5 मिनट का, तीसरे पीरियड के बाद में विश्राम होगा, और अंतिम पीरियड होगा उसमें विश्राम नहीं होगा। इसलिए टोटल विश्राम का जो टाइम होगा वो कितने मिनट का आएगा, 15 मिनट का। तो 15 मिनट में इसमें क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। ये मेरे पास आ गया कितना, 2। ठीक है भाई, यहाँ मेरे पास कितना बच गया, एक असली कितना होगा, 10, 9, टोटल 192 मिनट लगेंगे आपको। अब 192 में मैं किसका भाग दे दूं, 4 का भाग दे दूं। 4 चौका तो कितना आ गया, 16, शेष मेरे पास 3 आ गया, और 8 चौका कितना आ गया अभी, 32। तो टोटल जो समय लगेगा वो कितने मिनट का लगेगा, 48 मिनट का। प्रत्येक पीरियड की जो अवधि होगी वो टोटल कितने मिनट की आएगी, 48 मिनट के। आगे मैंने पूछा है 37, 28, 456 में 7 का अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। अब इस 7 के एक तो मैं अंकित मान निकालूंगा, तो अंकित मान तो मेरे पास क्या आएगा, 7 ही होगा, लेकिन स्थानीय मान निकालूंगा तो 7 के आगे कितनी संख्या है, 2, और 2 कितने हैं, 3, और 2 कितने हैं, 5 जीरो। तो मैंने क्या कर दिया, 5 जीरो मैंने क्या कर दी, संख्याओं को रख दिया। तो 7 के स्थानीय मान जो है वो तो है कितना, 7 के आगे 5 जीरो, और 7 का अंकित मान कितना है, 7 है। अब इन दोनों के योग की गणना करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 7 0 0 0 0 कितना आएगा, 7 होगा। वो मेरे पास कितना आएगा भाई, डी ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। इसी तक 73 से ही 1/2 मीटर लंबे तार को 28 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक टुकड़े की जो लंबाई होगी वो कितनी आएगी। तो मैं क्या करूंगा, 73 से ही 1/2 में मैं किसका भाग दूंगा, 28 का भाग दूंगा। ठीक है भाई, इसको गुणा करूंगा तो 73 दूनी 146, और ये कितना आएगा भाई, 147 बटे में कितना आ गया, तो ऊपर बटे की वैल्यू कहाँ जाती है, नीचे आ जाती है। ठीक है भाई, अब मैंने क्या कर दिया, इसको काट दिया 7 से, ये तो कटेगा कितना आएगा, 4 होगा, और इसको 7 से काटूंगा तो ये कितना आएगा भाई, 21 होगा। यहाँ से वैल्यू तो 21 आ गई, और बटे में कितना आ गया भाई, 8 होगा। अगर 21 में 8 का भाग दूंगा तो 8 दूनी तो 16 आएगा, शेष मेरे पास 5 होगा, और बटे में कितना आएगा, 8 होगा। तो उसमें प्रत्येक टुकड़े की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी, 2 से ही 5/8 मीटर होगी। आगे देखिए, 1 से 100 के बीच कितने चार होते हैं, तो हमने पढ़ा है 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में अगर मैं 0 की बात करूं तो कितने आते हैं, 11। अगर 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में अगर मैं 1 की बात करूं तो कितने आते हैं, 21। और 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में अगर मैं बात करूं 2 3 इसी तरह से डैश डैश 9 तक की संख्याओं में बात करूं तो प्रत्येक अंक की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 20 होती है। तो यहाँ संख्या कितनी आएगी मेरे पास, एक लड़के को 2 की घात 5 गुणा 9 की घात 2 की कीमत लिखने को कहा गया, उसने क्या कर दिया, इसको 2 की घात 5 को 25 रख दिया, 9 की घात 2 को क्या रख दिया, 92। तो करके लिखा तो सही जो कीमत है और जो मिली हुई कीमत है दोनों में भेद करके अगर मैं बताऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 25 92 में मेरे को क्या करना है, घटाना है। 25 92 के अंदर मेरे को घटाना है 2 की घात 5 और मेरे पास 9 की घात 2। अब 2 की घात 5 तो कितना होता है 32 और 9 की घात 2 कितना होता है 81। अब मैं क्या करूंगा, 32 को अगर 81 से गुणा करूंगा तो ये तो मेरे पास आएगा 2 आएगा, दोनों को मैंने वज्र गुणा कर दिया, ये 16 हो गया, 16 3 कितने आ गए भी 19 आ गए। असल की मेरे पास कितने आ गए 1, हमारे पास 24 और ये कितना आ गया 25। तो मैं बोलूंगा इन दोनों का जो गुणनफल है वो भी मेरे पास आ गया 25 92, ठीक है भी, और उनका अंतर कितना आएगा 0। तो यहाँ जो भेद आएगा वो कितना आएगा मेरे पास। आगे मैं पूछा है 0 + 0 0 दोनों के अंदर जो सार्थक जो अंक होंगे वो कितने होंगे। तो देखो पॉइंट के पहले जितने अंक होते हैं, 0 को छोड़कर पॉइंट के पहले जितने अंक होते हैं उनको सार्थक अंक मानते हैं, और पॉइंट के बाद में जितनी संख्याएं होती हैं उनको सार्थक अंक मानते हैं। तो यहाँ सिर्फ 2 अंक जो है वो मेरे सार्थक अंक के रूप में काम करेंगे, और वो मेरे पास है कितना 29। सार्थक अंकों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी मेरे पास 2 होगी। इससे पहले अगर आपको इस तरह से लिख देता 0 312 तो यहाँ सार्थक अंक मेरे पास कितने होते 3 होते। अगर पॉइंट के बाद में 4 1 5 6 2 रख देता तो यहाँ सार्थक अंक मेरे पास कितने होते 5 होते हैं। आगे देखो 1 3 5 इसी तरह से 25 तक की संख्याओं को अगर गुणा कर दिया जाए तो दाईं ओर से शून्य की संख्या कितनी होगी। तो ये देखो हमने क्लास के अंदर पढ़ा था कि अगर सभी विषम संख्याओं को गुणा किया जाता है तो हमेशा शून्य जो आते हैं, क्योंकि 5 जो होता है वो हमेशा किसी एक सम संख्या को गुणा करता है तो हमेशा शून्य बनता है।
यहाँ विषम संख्याओं को अगर गुणा करोगे तो शून्य की जो संख्या है वो कितनी आएगी भाई, शून्य ही होगी। में क्या पूछा है, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 25 विषम संख्याएं कौन सी होंगी। पहले तो क्या करना है, 1 से 25 को हमें क्या करना है, दुगुना करना है। तो दुगुना करेंगे तो संख्या कितनी होगी, 50 होगी। 50 होगी। 1 से लेके 50 के बीच में अगर विषम संख्या होंगी वो टोटल कितने आएंगे, 25 आएंगे, और सम संख्या भी कितनी होगी, 25 होगी। अब विषम संख्या का योग निकालूंगा तो पहली संख्या 1 होगी, अंतिम मेरे पास 49 होगी, बटे में कितना आ गया 2, और संख्या मेरे पास टोटल कितनी आ गई 30। ठीक है भाई, इन दोनों को जोड़ लिया 50 होगा, 50 का आधा कितना आ गया 25, 25 को 25 से गुणा किया कितना आ गया भाई 625। तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग कितना आएगा 625। आगे देखिए, वर्ष 2010 से वर्ष 2012 में दिनों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी। तो 2010 से और 2012 में जो दिनों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी। तो 2010 में जो दिनों की जो संख्या आती है वो 365 होती है, और वर्ष 2012 में जो दिनों की जो संख्या आएगी वो 300 कितनी होगी, 66 होगी। अगर इनको जोड़ दूंगा मैं, यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 11। ठीक है भाई, ये 12 कितना हो गया 13। तो टोटल जो दिनों की जो संख्या है वो कितनी आएगी 700 कितनी आएगी 31 होगी। इसमें वर्ष 2012 से वर्ष 2010 से 10 से वर्ष 2012 में दिनों की संख्या पूछी है, इसमें 11 का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, आगे देखो, आगे में पूछा है इन संख्याओं को अगर गुणा कर दो तो गुणनफल में यूनिट डिजिट या इकाई का अंक कितना होगा। मैंने क्या कर दिया, 8 को 9 से गुणा कर दिया, 72 आ गया, 2 आ गया। 2 को मैंने 6 से गुणा कर दिया, 6 दूनी कितना हो गया 12 आ गया, और 2 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 4। इकाई का मेरे पास कितना होगा भाई 4। पूछा है 2 की घात 8 है, 3 की घात 2 है, 5 की घात 3 है, 7 की घात 5 है, इसमें कितने गुणक जो है वो सम संख्या होंगी। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से हम क्वेश्चन को दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो डायरेक्ट जो होते हैं वो गुणक सम निकाल सकते हैं। तो सम गुणक के लिए हम क्या करेंगे, सम गुणक के लिए हम क्या करेंगे, जो घात में जो सम संख्या है ना उसको तो हम सेम का सेम रख लें, और बाकी जो संख्या है उनको मैं बढ़ा के रख लूं। तो घात में कितना है 1 है, तो उसको बढ़ा के रखूंगा तो कितना रख दिया 3। ये कितना है 3 है, तो इसको बढ़ा के रख दिया कितना आ गया 4। ये मेरे पास 5 है, तो घात में बढ़ा के कितना रख दिया 6। अब इसको गुणा करूंगा तो ये मेरे पास आ गया 24। ठीक है भाई, और ये भी मेरे पास कितना आ गया 24, और दोनों को गुणा करूंगा तो सम गुणा कर जाएंगे वो कितना आएंगे 576 खंडों की संख्या निकाल सकते हैं। अब कुल गुणनखंडों की संख्या निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 8 के अंदर 1 बढ़ा के रखूंगा कितना आएगा 9 होगा। ठीक है भाई, 2 के अंदर 1 बढ़ा के रखूंगा 3 आएगा। ठीक है भाई, 5 के अंदर 1 बढ़ाऊंगा 4 आएगा। 5 के अंदर 1 बढ़ाऊंगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ इसको मैंने गुणा कर दिया, कितने हो गए 27, और 27 को मैं किससे गुणा कर दूं 24 से। 700 का 28 हो गया, मेरे पास कितना आ गया 2, दोनों को वज्र गुणा कर दिया, 14 और 2 16, 16 और 8 कितने आ गए 24, 2 असल आ गई। और यहाँ से मेरे पास 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना आ गया 6। तो यहाँ से अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो वो कितना आएगा 600 कितना आएगा भाई 48 होगी। अगर यहाँ से कुल गुणनखंडों में विषम गुणनखंड घटा दूं तो मेरे पास आएंगे सम गुणनखंड। अब विषम गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, आप सम को छोड़ दो, सम को छोड़ दो, सारे विषम गुणनखंड होंगे। तो मैं क्या करूंगा 2 के अंदर 1 बढ़ाऊंगा कितने आएंगे भाई 3। ठीक है, 3 के अंदर बढ़ाऊंगा 4 आएंगे, और 5 के अंदर बढ़ाऊंगा 6 आएंगे। टोटल मेरे पास कितने आएंगे 24, 24 के कितने आगे 72। 72 गुणनखंड क्या आएंगे मेरे पास विषम होंगे। कुल गुणनखंड मेरे पास कितने आएंगे 648। तो 648 में से मैं कितना घटा दूं 72 घटा दूं कितना आएगा 576। आगे देखिए, आगे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिनका आप वर्गमूल घनमूल, ठीक है भाई, और जो संख्याएं डॉट डॉट में अनंत तक चलती हैं उनको आप संयुक्त रूप से बिना बार नहीं लिख सकते, तो वो संख्याएं सारी क्या है अपरिमेय होती हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ रूट दो है वो क्या है कि अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है भाई, निम्न में से कौन सी संख्याओं में इकाई स्थान पर 6 होगा। अब यहाँ से इसका वर्ग करूंगा 361 आएगा। ठीक है भाई, 24 का वर्ग करूंगा तो मेरे पास आएगा 576 होगा। तो एक तो 6 की संख्या 1 होगी। 26 का वर्ग करूंगा 676 आएगा। 36 का वर्ग करूंगा 1236 आएगा। ठीक है भाई, 34 का वर्ग करूंगा तो इकाई अंक यहाँ से भी मेरे पास 6 आएगा। यहाँ से 48 का वर्ग करूंगा तो यहाँ से अंक मेरे पास कितना आएगा 4 होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से मेरे पास अंक में संख्या होगी 1 2 3 और कितनी होगी 4। टोटल जो संख्या आएंगी वो मेरे पास कितनी आएंगी 4 होंगी। मेरे पास क्या है 21 37 की घात 754 के गुणनफल में इकाई अंक कितना होगा। तो 7 3 और 7 का रूल हमने कैसे पढ़ा है कि उसकी घात में हम किसका भाग देते हैं 4 का। तो 4 एकम कितना आएगा 4 उतार लिया, कितना 4 उतार लिया, और 4 ते कितना हो गया 12, शेष कितना आ गया 2। यहाँ मेरे पास 7 है, 7 की घात 2 रखूंगा,
सातों सातों 49 आएगा, तो इकाई अंक मेरे पास कितना आएगा 9 होगा। अभी आगे देखिए, आगे हमें 62, 83, 481 में 8 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। तो इस 8 के लिए स्थानीय जो मान आएगा वो कितना आएगा 8, 8 के आगे कितनी जीरो होंगी, कितनी जीरो होंगी 4 जीरो, यहाँ मैंने 4 जीरो रख दी। अभी इस 8 के लिए जो स्थानीय मान आएगा वो मेरे पास कितना आएगा 80 होगा, और उनका अंतर निकालूंगा तो 0 होगा, वो आएगा 9, 9 और कितना आ गया 7। यहाँ से पास अंतर जो आएगा वो 7, 9, 9, 2 और क्या आएगा 0। देखो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग है। अब प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, अगली 3 होती है, अगली 5 होती है, अगली 7 होती है, अगली क्या होती है 11 होती है। अगर इन संख्याओं का अगर मैं योग कर दूं तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या होंगी उनका योग हमारे पास आ जाएगा। तो वो हमारे पास क्या आएगा 11, 7, 18 और 18, 10 कितने आ गए मेरे पास 28। उनका योगफल मेरे पास कितना आएगा 28 होगा। ठीक है अभी आगे देखो, यदि 199 ऋणात्मक पूर्णांकों को, 199 जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक है, उनको हम 10 धनात्मक पूर्णांकों से गुणा कर दिया जाए, तो हमारे पास पूर्णांकों के साथ गुणा किया गया है, तो गुणनफल का चिन्ह क्या होंगे? तो ये तो 10 जो धनात्मक पूर्णांक है, ये 10 से ऋणात्मक पूर्णांक से गुणा होके आपके पास ऋणात्मक बनेंगी, या फिर हमारे पास जो हर बार वैल्यू जो आएगी ना 10 के साथ तो क्या होगी भी ऋणात्मक होगी, और बाकी जो संख्याएं बचेंगी वो हमारे पास क्या आएगी, किस में चलती रहेंगी ऋणात्मक में। तो वो जो संख्याओं के जो पूर्णांक होंगे वो भी किस में आएंगी ऋणात्मक में ही होंगे हमारे पास। अंक 85, 764 में 5 का स्थानीय मान का मूल्य कितना होगा? अब 5 के आगे मैं कितनी संख्या रख दूं, 1, 2 और कितनी रख दी, 5 का जो स्थानीय मान आएगा वो मेरे पास क्या आएगा 5000। 121 में 11 को 10 बार घटाने पर, तो 121 में हम क्या करेंगे 11 को 10 बार घटाएंगे। तो मैंने घटा दिया, कितनी बार घटा दिया इसको 11 को 10 बार घटाऊंगा, तो मैंने 121 में 110 घटा दिया, तो रिजल्ट मेरे पास कितना आएगा 11 होगा। अभी कितना आएगा अभी 11। आगे में क्या पूछा है 1000 की परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी? तो 1000 की अगर परवर्ती संख्या पूछे तो परवर्ती होती है अगली संख्या, तो वो मेरे पास आ गई 1001। 1000 की पूर्ववर्ती संख्या पूछे तो वो मेरे पास आ गई 999। अब हमें पता है इन संख्याओं का योगफल, अब योगफल करूं तो कितना आएगा मेरे पास 2000। ठीक है भाई, कितना आएगा 2000। पता है 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर में मेरे पास कितने सेमी होते हैं 100 सेमी होते हैं। इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर बोलूंगा तो मेरे पास आएंगे 100। ठीक है, 100 का स्क्वायर सेमी होगा स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ से 1 मीटर के क्यूब देखूंगा तो मेरे पास आएगा 100 के क्यूब सेमी क्यूब होता है, और इस सेमी को क्यूब क्या बोलते हैं घन सेमी बोल देते हैं, या फिर इसको घन क्या बोल देते हैं मीटर बोल देते हैं। तो मैं 4 घन मीटर में निकालूंगा तो 4 के आगे मैं कितना रखूंगा 100 की घात कितना रखूंगा 3, और 100 की घात 3 का मतलब होता है 100 गुना 100 गुना और 100। तभी तो 4 के आगे कितने जीरो आएंगे मेरे पास 6 जीरो होंगे, तो 4 के आगे मेरे पास 6 जीरो होंगे, तो कौन सा ऑप्शन बैठेगा हमारे पास सी ऑप्शन।